हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, दैट मीन्स कॉलोनियल लेगेसी के बारे में हमने समझा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए क्या छोड़ के गए थे। उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए मेजरली जो पहले एक सेल्फ सस्टेनिंग था एक एग्रीकल्चर में, वो एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया, जिसमें वो एक्सपोर्ट तो रॉ मटेरियल कर रहा है बट वो फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, और दोनों के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा था। एंड ये क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज को हैम्पर कर दिया गया था, और फिर वो इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं था। और फिर जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, जब हम हमारे 5 ईयर प्लानिंग्स करने लग गए, दैट मीन्स ड्यूरिंग बिटवीन 1950 से 1990s के बीच में हमने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, उस पर फोकस किया जाएगा, राइट। तो अगर इसका हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या देखा है हमने, कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 1950 से इंडिया ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई थी, तो उसमें उसने कुछ फैक्टर्स पे फोकस किया था। सबसे पहला फैक्टर क्या था कि एट दैट मोमेंट कोल्ड वॉर चल रहा था। दैट मीन्स कि अगर कोल्ड वॉर चल रहा है तो वहाँ पे इंडिया ने एज अ न्यू इकोनॉमी थी, जिसका ना ही डिफेंस बेस अच्छा था ना ही कुछ और अच्छा था, तो इंडिया ने सोचा कि हम एक क्लोज इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। दैट मीन्स कि हम किसी भी वर्ल्ड के साथ या किसी भी इकोनॉमी के साथ इतना ज़्यादा खुद को हम इंटरलिंक नहीं करेंगे, तो हम एक क्लोज इकोनॉमी पे पॉइंट लाएंगे, राइट। फिर दूसरी चीज़ जो इन्होंने समझी, दैट वाज कि एक इकोनॉमी का बेस बनाया गया। अब इकोनॉमी के बेस में उन्होंने समझा कि उस समय दो टाइप की आइडियोलॉजीज चल रही थी। एक तरफ आ गया था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी विच वाज हेडेड बाय यूएसए, एंड दूसरा आ गया था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी विच वाज हेडेड बाय फॉर्मर यूएसएसआर। तो इंडिया का ये मानना था कि अगर वो कैपिटलिस्ट पे जाएगा, दैट मीन्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और यही चीज हुई थी ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा में। दैट मीन्स कि जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो वहाँ पे जो हमारे मुगल एम्परर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को फरमान दे दिया। दैट मीन्स कि एक प्राइवेट कंपनी आई, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी, उसको आपने राइट्स दे दिया, उसको आपने अथॉरिटी दे दी कि आप अपने हिसाब से वर्क करो, एंड एट द एंड उसने एक अपनी आर्मी स्टेशन कर ली, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आ गई, और फिर वो एक कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हो गया। तो इंडिया ने कहा कि हम वापस इस पे नहीं जा सकते। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही, ये था कि हमें सोशलिज्म पे भी फोकस करना है, राइट, बट हमें कैपिटलिस्ट का भी मेजर रखना है। तो दैट मीन्स कि इंडिया ने इस समय पे मिक्स टाइप की इकोनॉमी पे फोकस किया था कि हम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे नहीं जा सकते और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पैसा प्राइवेट से ही आएगा, राइट। कि जितना ज़्यादा आप प्राइवेट का रोल रखोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो इकोनॉमी में पैसा घूमता जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प एन इकोनॉमी टू ग्रो। सो उसके बेसिस पे कहा कि हमें मिक्स इकोनॉमी पे फोकस रखने की ज़रूरत है। जो थर्ड चीज़ बताई गई थी यहाँ पे, जो इंडिया ने ध्यान रखा था, दैट मीन्स कि इंडिया ने ये देखा कि एक इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइम मूविंग फोर्स के कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। सबसे पहला फैक्टर था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी आइडियोलॉजी किस पे बेस्ड थी। उन्होंने अपना एजुकेशन सारा फॉरेन कंट्री में करा, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज में किया। दैट मीन्स कि वहाँ पे उन्होंने देखा था कि एक इकोनॉमी का बेस जो वहाँ पे बना है, दैट वाज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो उन्होंने कहा कि हमारे इकोनॉमी का जो प्राइम मूविंग फोर्स होगा, दैट विल बी इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स कि हम इकोनॉमी में जब फंडिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा करेंगे इंडस्ट्रीज में, एंड इंडस्ट्रीज में भी देखा जाए तो स्पेसिफिकली हैवी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया बाय आवर पॉलिसीज। सो दैट मीन्स ये हमारा बेस था कि हमने ये सारी चीज़ें कंसिडर्ड करी थी। फिर हमने हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना स्टार्ट करी थी, दैट मीन्स द 5 ईयर प्लान्स बनाना हमने तब स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें क्लोज इकोनॉमी रखनी है, हमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्स इकोनॉमी रखना है, एंड देन हमें हमारा जो प्राइम मूविंग फोर्स है वो इंडस्ट्री में रखना है। तो ये बेस बना के हमने पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज को बना के हमने इंप्लीमेंट किया। कुछ चीज़ें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई, कुछ चीज़ें फेलियर हुई। फॉर एग्जाम्पल, जो प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्रीज था, उसको 1960-70s में चेंज करके एग्रीकल्चर कर दिया था। तो दैट मीन्स कि जो फेलियर हुआ उससे हमने सीखा, एंड देन फिर हमने एग्रीकल्चर को हमारा प्राइम मूविंग फोर्स
चेंज किया गया था। तो इस तरीके से इकोनॉमीज जो है वो इवॉल्व होती रही, एंड जैसे जैसे इवॉल्व होती गई उससे हमने सक्सेस लिया, फेलियर लिया, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने हमारी पॉलिसीज में चेंजेस किया टिल 1990। और फिर हमें ये महसूस हुआ कि ओके हमें क्लोज इकोनॉमी को चेंज करके ओपन इकोनॉमी में जाना है, एंड हेंस फिर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। सो हम ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। सबसे पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी का स्टेट क्या था, फिर जब इंडिपेंडेंट हो गए तो 1950 से 1990 तक का हमारा फेज क्या है, एंड देन 1990 के बाद दैट मीन्स पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने क्या किया, और रिफॉर्म्स के बाद अब हमारा सिनेरियो क्या रहेगा। तो इस तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी चलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हमने ये चीज़ समझ ली कि इकोनॉमी जो है हमारी इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, एज अ कंट्री हमने इंडिपेंडेंट हुआ। तो उस समय हमने मिक्स इकोनॉमी रखा, दैट मीन बैलेंस किया बिटवीन कैपिटलिज्म एंड दी सोशलिज्म, एंड इस तरीके से हमने ये चीज़ अडॉप्ट किया। एंड देन फिर हमने सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया, दैट वॉज इन 1950s। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ हमें कंसिडर करनी है कि जो 5 ईयर प्लान है उसका गोल्स क्या थे। तो वहाँ पे गोल्स क्लियरली बताए गए थे कि हमें हमारा, जैसे मैंने कहा क्या, कि प्राइम मूविंग फोर्स रखा गया था इंडस्ट्रीज को। सो दैट मीन्स कि हमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। और ये एक्चुअली हुआ भी, जो हमारा जीडीपी था इन इंडस्ट्री सेक्टर वो 13% से बढ़ के 24% हुआ था बिटवीन 1950 टू 1990। हालांकि देखा जाए तो जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हुई है एज कम्पेयर टू जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एट द एंड हमने हमारी प्राइम मूविंग फोर्स रखा है तो ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने मॉडर्नाइजेशन लाया, नई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज लेके आए, दैट मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स लेके आए, इरिगेशन लेके आए, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम सेल्फ रिलायंस लेके आए, दैट मीन्स हमने इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम कर दिया, पर्टिकुलरली इन द फूड प्रोडक्शन, एंड दैट हेल्प अस कि हम सारे ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक सोशल इक्विटी लाए, यानी कि एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी एट द एंड इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर पे ही बेस थी। तो उसके बेसिस पे हमने कहा कि अगर हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो ये सारे सेक्शंस का आ जाएगा। उसके अलावा जो मोस्ट फेमस रहा है दैट इज दी महालानोबिस मॉडल। एक बिजनेस मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल था जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एन इकोनॉमिस्ट प्रशांता चंद्रा महालानोबिस। ये एक सेकंड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 से 1961 में, जिसमें उन्होंने एम्फसाइज किया था द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्पेसिफिकली हैवी इंडस्ट्रीज पे लाइक स्टील और मशीनरी टाइप का रहा था, एंड बोला था कि ये हमारी इकोनॉमी का एक प्राइम मूविंग फोर्स रहेगा जिसके बेसिस पे हमारी इकोनॉमी ग्रो होना स्टार्ट रहेगी। तो उन्होंने एक ऐसा ग्रोथ मॉडल प्रपोज किया जिसमें उसने प्रायोरिटाइज किया द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे एक मिस कैलकुलेशन ये हुआ था कि इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आप लेके आए, ठीक है, एंड ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, कैपिटल हायर करती है, दैट मीन्स ये ऑटोमेशन पे चलती है। अब इनको चलाने के लिए आपको थोड़ी स्किल सेट की जरूरत होती है। वेयर इंडिया उस समय क्या था कि जैसे हमने देखा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि 85% पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली। तो जब 85% पॉपुलेशन अनस्किल्ड है तो सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड कितनी रही, जस्ट 15% पॉपुलेशन। तो ये सिर्फ 15% पॉपुलेशन को आप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में लेके आओगे तो वो तो स्किल्स का मिसमैच रहेगा, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। सो इट वाज बेटर कि आपने जो प्राइम मूविंग फोर्स है इंडस्ट्रीज की जगह अगर एग्रीकल्चर रखा होता तो ये 85% पॉपुलेशन को रोजगार मिल जाता, उनको एग्रीकल्चर में से कमाई मिल जाती, और जब उनको कमाई मिल जाती तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते। अब जब वो बच्चे पढ़ते तब उनमें एक स्किल आती और फिर वो अपने आप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में जाते खुद के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। खैर दैट वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ महालानोबिस, जिनमें उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे एम्फसाइज किया था एज टू अचीव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी थे। एस्टैब्लिश हुई थी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज भेल एंड सेल। तो दीज वर द टू एग्जांपल जो ये मॉडल के बेस पे डेवलप किए गए थे। इसके अलावा एग्रीकल्चर पॉलिसीज में लैंड रिफॉर्म्स किए गए हमारे में, कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और जो एक्चुअल टाइलर है यानी कि जो खेती करता है डायरेक्ट उसी को ही एम्पावर कर दिया, और इससे अराउंड 200 लाख टेनेट्स को फर्क पड़ा। इसका बेसिक एग्जांपल आया था कि केरला ने सक्सेसफुली लैंड रिफॉर्म्स किया था जिससे
जो लैंड है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो गई एंड अल्टीमेटली वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. सो दिस कुड बी द रीजन कि जब वहां पे फार्मर्स ने पढ़ाई कर ली, सॉरी, जब वहां पे फार्मर्स ने इनकम जनरेट कर लिया, तो जब उनके इनकम जनरेट हो गई फार्मर्स की, तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया. एंड दिस इज द अल्टीमेट रीजन दैट व्हाई इन टुडेज टाइम केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है इन इंडिया. पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला में. क्यों? क्योंकि वहां पे फार्मर्स की अच्छी कमाई हुई है. सो दैट मीन्स कि जब तक इंडियन इकोनॉमी में आप फार्मर्स को अच्छा पैसा नहीं दोगे हाथ में, ये इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी. राइट? सो दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी. सो वही चीज हुई ना, कुछ स्टेट्स ने या केरला ने जैसे सक्सेसफुली कर दिया, वेयर कुछ स्टेट्स ये नहीं कर पाए क्योंकि पॉलिटिकल रेजिस्टेंस रहा एंड थोड़े बहुत लूप होल्स रहे, करप्शन रहा, क्योंकि तब करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था. राइट? लाइसेंस राज का ज़माना था, तो उस तरीके से ये इशू रहा. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1960s में, जब एक मैक्सिको से एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाया गया, नॉर्मन को, एंड उन्होंने यहाँ पे स्टडी करी, और स्टडी करके उन्होंने HYV सीड्स के सेमी डॉफ वेराइटी इंट्रोड्यूस करी फॉर वीट एंड राइस. एंड उसके चलते हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया. दैट इज इट जंप फ्रॉम 50 million tons in 1960 to 200 million tons by 1990. So that means हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए एग्रीकल्चर में. अब हमें एग्रीकल्चर इन द सेंस जो फूड है उसके अंदर हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. तो दैट वाज द गुड मूव. तो हमें इसके बाद जब हुआ, मतलब एक्चुअली सिनेरियो क्या समझ आया था कि जब ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ी. जब इनकम बढ़ी तो उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट करी. डिमांड करी तो उनको सप्लाई की जरूरत पड़ी. दैट मीन्स इकोनॉमी में सप्लाई कम थी. सप्लाई क्यों कम थी? क्योंकि प्रोडक्शन कम था. तो फिर इंडिया को और ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा जो फिनिश गुड्स थे. अब जब जितना ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता गया, उतना ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता गया, और अल्टीमेटली 1990 में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था. तो ये एक पूरी स्टोरी लाइन चलती है इस तरीके से. एनीवेज, अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो जो एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जिसने क्लासिफाई किया इंडस्ट्रीज को इनटू पब्लिक, प्राइवेट एंड मिक्स कैटेगरीज में. बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो मेजर इम्फोसाइज किया है वो पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा इम्फोसाइज किया था. एंड उसके चलते उन्होंने एक जैसे हमने देखा कि भेल को एस्टेब्लिश भी किया था. अब अगर हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों किया था, पब्लिक सेक्टर को क्यों ज्यादा एम्फोसाइज किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेजरली प्रॉफिट मोटिव पे ही काम करता है. ठीक है? दैट मीन्स वो सोशल वेलफेयर पे काम नहीं करेगा. मेरे जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट दोनों पे काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बनाई क्यों गई है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो सोसाइटी का वेलफेयर प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा. तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम प्राइवेट सेक्टर रखेंगे बट डोमिनेंस रहेगा पब्लिक सेक्टर का, ताकि वो सोसाइटी का हम वेलफेयर कर सके. बट यहां पे इशू ये हुआ कि जो भी पब्लिक सेक्टर थी वो इनएफिशिएंट काफी ज्यादा हो गई थी ड्यू टू करप्शन. करप्शन बहुत ज्यादा होने लग गया था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में. तो इसलिए फिर डिस्कशन आया कि हमें चीजों को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा. बट स्टिल अगर देखिए तो 1990 तक जो पब्लिक सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता था ऑलमोस्ट 40% टू द इंडस्ट्रियल आउटपुट. सो ये काफी ह्यूज नंबर है. तो मेन हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ पोस्ट 1990, दैट मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ही ये चीज हमने अडॉप्ट की गई थी. वेयर अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बचाने के लिए सरकार ने ये भी किया कि जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी लेके आए कि हमें इंपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. तो उसके लिए लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगी. तो यहाँ पे एक एग्जांपल आया था कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई, विच ट्रांजिशन फ्रॉम इंपोर्टिंग फैब्रिक्स टू बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ग्लोबली. तो ये कब हुआ? जब सरकार ने लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया. सो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में एट प्रेजेंट भी ये कंडीशन है कि दो सेगमेंट ऑफ पीपल हो जाते हैं. एक तो हो जाता है फार्मर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और एक हो जाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. राइट? तो ये दोनों को जब तक आप डेवलपमेंट नहीं कराओगे तब तक इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज दे बोथ आर लेबर इंटेंसिव. ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, इसलिए इनका डेवलपमेंट कराना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. राइट? तो ये चीज हमें स्टार्टिंग से अवेयरनेस थी और ये अभी हो भी रही है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन लूप होल्स जिसका कोई ना कोई इशू चल ही रहा है. ओके, तो अगर इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो इम्पैक्ट ये है
कि अगर आपने इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को जितना ज़्यादा डेवलप करोगे उतना ज़्यादा वो आपका एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, जो था बाय 1980s में ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो चुका था इन द टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल। बट स्टिल काफी सारे चैलेंजेस थे हमारे पास। सबसे बड़ा चैलेंजेस था इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी, कि जो 65% पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो ये कंसर्न रेज किया अबाउट रूरल पॉवर्टी। दैट मीन्स कि हमने पिछले 40 से 50 साल में, अगर हम चलो 40 साल कंसिडर करते हैं, तो 85% से 65% लोगों को लेके आए। दैट मीन्स सिर्फ 20% लोगों को ही हम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लेके आए। ओके, एंड फिर वो सर्विस सेक्टर है। सो दैट मीन्स दिस इज अ ह्यूज फेलियर, हम कह सकते हैं ह्यूज फेलियर, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अब 45% है, राइट। अब आ गया 2024, राइट। सो दैट मीन्स अभी भी हम स्लो चल रहे हैं। क्यों स्लो चल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे लोगों को देने के लिए रोजगार ही नहीं है, तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, राइट। इसके अलावा देयर वर सर्टेन रेगुलेटरी हर्डल्स थे। फर्स्ट इज द लाइसेंस राज, जिसने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन रखे हैं। ये भी एक रीजन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं हो पाया, लोग इनोवेशन नहीं कर पाए। एंड जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, प्रोसीजर थे, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जिसने हैम्पर्ड किया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेसेस, लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एंड दिस पुश्ड अस कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट करना पड़ा। ओके, तो अगर हम समराइज करते हैं दैट व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्न इन दिस, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट अचीव किया है इन एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी एंड डाइवर्सिफाइड किया है उसका इंडस्ट्रियल बेस। लेकिन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अभी भी काफी ज्यादा रही है टिल 1990। इनफैक्ट 2024 में भी काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। तो ये इंपैक्ट करता है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिससे अंडरस्कोर किया है द नीड फॉर मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये हम समझेंगे द ओपन एंड फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट मींस इन 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन आवर नेक्स्ट video. Okay, so this was it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.